नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपने 15 उम्मीदवारों के नाम की पहली सूची जारी कर दी है और इसके साथ ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी उन राजनीतिक दलों में शुमार हो गई है जिसने मध्य प्रदेश के इस चुनावी समर में अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। 15 उम्मीदवारों की सूची के साथ आपको बता दें कि दरअसल ये बात इसलिए आज उठ रही है, ये विश्लेषण इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन हो चुका है। दोनों ही राजनीतिक दलों ने मिलकर के ये समझौता किया है कि ये सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और क्योंकि दलितों की आबादी को ध्यान में रखते हुए, ओबीसी वोटर्स को ध्यान में रखते हुए बसपा ने ज़्यादातर सीटें अपने पास रखी है, तो वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने आदिवासी बहुल इलाकों के मद्देनज़र या फिर जहां पे आदिवासी बाहुल्य समुदाय ज़्यादा है और जहां पे वोटर ज़्यादा है वहां पर सीटें अपने पास रखने की बात की है। इसके तहत करीब 178 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पे बसपा अपने उम्मीदवार उतारेगी, तो वहीं 52 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। और क्योंकि 15 उम्मीदवारों की सूची गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जारी हो गई है, तो हम आपको आज बताएंगे कि क्यों आखिरकार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा का ये जो विलय मध्य प्रदेश में हुआ है, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात हो सकती है। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो एक तरफ जहां बड़ी संख्या में दलितों की आबादी है, ओबीसी वोटर्स हैं, तो दूसरी तरफ आदिवासी बहुल इलाके भी है। करीब 47 ऐसी सीटें हैं मध्य प्रदेश में जहां पर हार और जीत का अंतर आदिवासी समुदाय ही तय करता है। इसके साथ ही 47 सीटें जो एसटी रिजर्व्ड भी हैं, इसके अलावा कई जगहों पर आदिवासी समुदाय ही तय करेगा कि वहां पे विधानसभा चुनाव कौन जीत रहा है। दूसरी तरफ अगर हम सरकार के आंकड़ों की बात करें, जो सरकार ने हाईकोर्ट में पेश की हैं आंकड़े ओबीसी वोटर्स को लेकर के, ओबीसी आबादी को लेकर के, तो आपको बताएं कि सरकार के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में करीब 50.09% ओबीसी वोटर्स हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार का आंकड़ा है, लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो ये बताएगा कि किस तरीके से बसपा जो है वो मध्य प्रदेश में एक प्रमुख तीसरी शक्ति जो है वो बन के उभरती पहले भी आई है और एक बार फिर से उभर सकती है, क्योंकि अब की बार उसका गठबंधन भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ हुआ है। क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है वो ओबीसी वोटर्स वाले इलाके में नहीं जा रही है, वहाँ पे आपको बता दें कि मायावती की पार्टी रहेगी। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के इलाके में बसपा नहीं जाएगी। अब ये दोनों राजनीतिक दल किस तरीके से कांग्रेस और भाजपा जैसे स्थापित दलों के लिए चुनौती बन सकते हैं आगामी विधानसभा चुनाव में, ये देखने वाली बात है। क्योंकि कांग्रेस जो है वो एक तरफ बड़े बड़े दावे कर रही है कि जब उसकी सत्ता आ जाएगी तो आदिवासियों के उत्थान के लिए क्या करेगी। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, ये सभी आदिवासी बहुल इलाकों में रैलियां कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, टंट्या मामा की प्रतिमा का अनावरण भी प्रियंका गांधी जब अभी धार में आई थी तो उन्होंने किया था। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। डबल इंजन की सरकार कहते हैं भाजपा को मध्य प्रदेश में। और अगर देखा जाए तो जनजातीय गौरव दिवस से लेकर के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कमलापति स्टेशन नाम जो किया गया हबीबगंज का, उसकी बात हो, या फिर अलग अलग विश्वविद्यालयों को आदिवासी समुदाय के जो जननायक हैं उनके नाम पर रखने की बात हो, महू रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की बात हो, पाताल पानी का जो नाम बदला गया था उसका नाम टंट्या मामा स्टेशन करने की बात हो, या फिर मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए पेसा एक्ट लागू करने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है कि उसके हाथ से छिटका हुआ आदिवासी वोटर उसके पास में आ जाए। आदिवासी वोटरों की बात हो, दलितों की बात हो, तो यहाँ पे कांग्रेस का दावा है दलितों के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए वो 27% आरक्षण की बात कर चुकी है। उसने आदेश लागू कर दिया, जारी कर दिया था, लेकिन क्योंकि कांग्रेस की सरकार चले गई तो ये बात भी बीच में अटक गई थी। अब एक तरफ कांग्रेस ये दावा कर रही है कि वो दलितों ओबीसी वर्ग के साथ है, वो आदिवासियों के साथ है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी उनके लिए तमाम तरह की योजनाएं लेकर के आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि ओबीसी वोटर्स हो या फिर आदिवासी समुदाय के वोटर्स हो, इन दोनों दलों के सामने, इन दोनों वर्गों के सामने अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा जैसी प्रमुख राजनीतिक शक्तियां भी एक विकल्प के तौर पर सामने आई हैं। बसपा खासतौर से अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में तीसरी शक्ति के रूप में उभरी थी। कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी और इसके बाद बसपा ने सीटें जीती थी। अगर हम सीटों की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो चौथे नंबर पे समाजवादी पार्टी रही थी, जिसने छतरपुर जिले की बिजावर विधानसभा सीट पे कब्जा किया था। इन सब के बाद अगर हम बात करें तो अब ये दोनों राजनीतिक दलों के सामने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा इसलिए बड़ी चुनौती है क्योंकि जहां एक तरफ
बड़ी संख्या में ओबीसी वोटर्स, आदिवासी वोटर्स को लेकर के भाजपा कांग्रेस आमने सामने हैं, तो इनके खेल को बिगाड़ने के लिए बसपा और गोंडवाना गठबंधन पार्टी का ये गठबंधन भी सामने खड़ा है। 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है मध्य प्रदेश में, और आपको बता दें कि इनमें से ज़्यादातर सीटें पिछले बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन 2013 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी बाहुल्य 47 सीटों में से 30 सीटों पर भाजपा का कब्जा हुआ था और तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। और अगर हम नज़र डालें आंकड़ों पे तो वो साफ गवाही देते हैं कि एसटी रिजर्व सीटों में से जो दल ज़्यादा सीटें जीतता है मध्य प्रदेश में, उसी की सरकार बनती है। और यही माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस ने पिछली बार 31 सीटें जीती हैं, 47 में से उसकी सरकार बनी है, तो ये दोनों राजनीतिक दल इस बार भी ये मान के चल रहे हैं कि इनमें आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो वोट बैंक उससे 2018 में छिटक गया था वो वापस उसके आसपास आ जाए। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ये चाहती है कि जो वोट बैंक जो उसे सत्ता में लेकर के आया था 2018 में, वो उसके पास से नहीं छिटके। इसलिए वो दोनों दल अपनी अपनी जीतोड़ कोशिशें तो कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं का खेल बिगाड़ने के लिए एक तरीके से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा भी मैदान में आ गए हैं। और अगर जाहिर सी बात है ये दोनों राजनीतिक दल ओबीसी बाहुल्य इलाकों में और आदिवासी बाहुल्य इलाकों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तो इसका सीधा सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसे जमे जमाए राजनीतिक दलों को ही होना है।